हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 19वां पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ही बनाए गए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाज कल्याण की अभिवृद्धि। ठीक है, सकारात्मक उदारवादी जो है वो समाज हितकारी राज्य चाहते हैं। ये जन कल्याणकारी के नाम पर राज्य की गतिविधि के क्षेत्र में वृद्धि की कामना करते हैं। इसी कारण वे कल्याणकारी राज्य के पक्ष का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संकल्प शक्ति का नहीं राज्य का आधार है। इसका क्या अर्थ होता है? संकल्प जो है वो शक्ति का नहीं बल्कि राज्य का आधार है। इसका क्या अर्थ है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है मनुष्य की इच्छाओं से राज्य का सृजन हुआ है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने बताया था ना कि संकल्प शक्ति का नहीं राज्य का आधार है। ये कहा था किसने, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये टी.एच. ग्रीन ने कहा था। ठीक है, ये परिभाषा टी.एच. ग्रीन ने कहा था और उसका अर्थ होता है मनुष्य की इच्छाओं से राज्य का सृजन हुआ है। और इसका अर्थ हुआ कि मानव चेतना स्वतंत्रता के परिवेश में उन आग्रहों को स्वयं सिद्ध मानती है जो समाज की मान्यता पाने के उपरांत अधिकारों का रूप प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से मातृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक कौन था? मातृसत्तात्मक का समर्थक कौन था? तो मार्गन था। ठीक है, मार्गन हो गया, मैकेलान, वेसोफन तथा जैक्स, ये सभी जो है मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है समाज की सबसे प्राचीन इकाई पैतृक परिवार न होकर जो है मातृक परिवार था और उत्तराधिकार माता के नाम से ही जाना जाता था। तो मार्गन हो गए, मैक्लेनान हो गए, इसको भी याद रखिएगा, मैक्लेनान, वेसोफन, ठीक है, वेसोफन और जैक्स ये सभी जो है मातृसत्तात्मक पक्ष में अपना समर्थन करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? संप्रभुता विभाजित होती है किसके संदर्भ में माना जाता है? तो ये बहुलवादियों के संदर्भ में। ठीक है, बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध एक कठोर प्रक्रिया है। यह सिद्धांत जो है संप्रभुता को सीमित और विभाज्य मानता है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का अर्थ है कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का अर्थ है कि संप्रभुता राज्य की निरंकुश शक्ति है। उसके परिप्रेक्ष्य में संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में ये माना जाता है कि संप्रभुता राज्य की निरंकुश शक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत संप्रभुता को असीम, अविभाज्य और निरंकुश मानता है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत जो था वो संप्रभुता को विभाज्य और सीमित मानता है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि प्रत्येक राज्य का चरित्र उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है? तो ये किसका कथन है? तो ये लास्की का कथन है। ठीक है, लास्की ने बताया था कि प्रत्येक राज्य का चरित्र उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को निम्न कार्य करने चाहिए। समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को कौन से कार्य करना चाहिए? तो अधिकतम संभव कार्य करना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को अधिकतम संभव कार्य करना चाहिए। समाजवाद शासन के न्यूनतम की बजाय जो है अधिकतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। यह राज्य की सकारात्मक कार्यवाही द्वारा धनी व निर्धन वर्गों के बीच की खाई को यथासंभव कम करने पर बल देता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है
कि धनी व निर्धन वर्गों के बीच की खाई कम करने पर बल देता है, तो समाजवादी बल देता है। अधिकतम कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है, तो समाजवादी अधिकतम कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं, इन सभी को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है। एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण क्या है? एक केंद्र से शासन। ठीक है, एकात्मक शासन में संघात्मक शासन की भांति कोई संवैधानिक शक्ति वितरण नहीं होता, इसलिए समस्त देश और शासन एक केंद्र के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का दोष क्या है? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आधारित चुनाव का दोष अल्पमत वाली सरकार की संभावना हो जाती है। ठीक है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अल्पमत वाली सरकार की संभावना अधिक होती है। अधिकतर यह देखा जाता है कि प्रत्याशी चुनाव तो जीत जाता है, लेकिन उसे कुल मतों के 50% मत प्राप्त नहीं होते। यानी अगर किसी को 48 प्राप्त है, किसी को 49 प्राप्त हो जाता है, तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो 48% है, कहने का मतलब ये मत इसको प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अल्पमत वाली सरकार की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी संघवाद का अर्थ है। सहयोगी संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो केंद्र व राज्यों के बीच में जो सहयोग, ठीक है, सहयोगी संघवाद में केंद्र तथा उसकी इकाइयों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से सहयोग की प्रक्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रांति सामान्य इच्छा के सिद्धांत से प्रेरित थी? कौन सी क्रांति सामान्य इच्छा के सिद्धांत से प्रेरित थी? तो फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो है सामान्य इच्छा के सिद्धांत से प्रेरित थी। यह सिद्धांत किसका था, सामान्य इच्छा का सिद्धांत? तो ये रूसो का था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये व्यक्तिगत पर। ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि हॉब्स, लॉक, रूसो के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था का मानव आपसी समझौते के फलस्वरूप राज्य एवं सरकार का निर्माण करता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसलिए व्यक्तिगत के रूप में हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक विचारक से जुड़ा है? तो ये बेंथम से जुड़ा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्टा है। इसका मानना है कि जब तक राज्य किसी अधिकार को मान्यता नहीं देता, तब तक उसे किसी भी अर्थ में अधिकार नहीं माना जाता है। सभी अधिकार देश काल के कानून से बंधे रहते हैं, ऐसा मानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर, निम्न में से कौन सा एक जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं है? जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं है। तो न्यायपालिका ये जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं माना जाता है। आप लोग जानते होंगे, प्रेस हो गया, राजनीतिक दल हो गया, टेलीविज़न, रेडियो हो गया, ये सभी जो है जनमत अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जनमत निर्माण का मतलब होता है कि जो है प्रेस के द्वारा या राजनीतिक दल के द्वारा या टेलीविज़न, रेडियो प्रसार के द्वारा लोगों को उनके हित के लिए बताया जाए, उनके हित के लिए कार्य किया जाए। तो न्यायपालिका ऐसा कोई व्यवस्था उसमें नहीं है। अगला है, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका कथन है? तो राज्य व्यक्ति से पहले है, आप लोग जानते होंगे, ये अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु का कहना था कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से परिवार बाद में है, राज्य पहले है। ठीक है, प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है, परिवार की दृष्टि से राज्य पहले है। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो आप लोग जानते होंगे परमादेश। ठीक है, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। उत्प्रेषण का अर्थ है
उत्प्रेषण रीति द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले वादों में वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। और अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। ठीक है, तो चारों पॉइंट को आप लोग याद में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण किया जाता है किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का गठन का उपबंध किया गया है जो 5 वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है, जो राष्ट्रपति से संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सिफारिश करेगा, ऐसा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शर्त संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो है शक्तिशाली नौकरशाही। शक्तिशाली नौकरशाही के बगैर भी जो है संविधानवादी व्यवस्था चल सकती है। तो यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संघ का उदय हुआ। तो भारतीय संघ का उदय केंद्रप्रसारी शक्तियों के कारण हुआ। ठीक है, भारतीय संघ का उदय जो है केंद्रप्रसारी शक्तियों के कारण हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? यूएसए, अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत और कनाडा में एकल नागरिकता है। तो इसको भी याद रखिएगा।